नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, यानी कि सवाल के 17 मई के बाद क्या होगा। तो ये फैसला मुख्यमंत्रियों पर छोड़ा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है 15 मई तक रणनीति बनाकर सभी राज्य अपनी बातों को प्रधानमंत्री से शेयर करें, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कल उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी प्रधानमंत्री ने, और उस दौरान लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी थी। जो बात नहीं रख पाए थे उनके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 मई तक आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन का फैसला प्रधानमंत्री पर छोड़ा है। बैठक में 6 राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। नीतीश कुमार ट्रेन चलाने के पक्ष में नहीं है। 6 घंटे तक चली ये बैठक, जो कल मीटिंग शुरू हुई थी 3:30 बजे के आसपास, और उसके बाद 6 घंटे तक ये मीटिंग चलती रही। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ ही वहां के अधिकारी भी मौजूद थे। और इस दौरान ज्यादातर जो मुख्यमंत्री बोल पाए उनमें 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने की मांग की, और कुछ ने लॉकडाउन में और छूट की मांग की है। जो अपनी बात नहीं रख पाए, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 15 मई तक अपनी बात रख सकते हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, जो मुख्यमंत्रियों से कल प्रधानमंत्री की बात हुई, 6 ने तो बोला कि वो लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। कुछ ऐसे भी थे मुख्यमंत्री जो कि कह रहे हैं कि लॉकडाउन में ढील होनी चाहिए और लॉकडाउन हटना चाहिए कुछ क्षेत्रों से। खासकर गुजरात ने वो बात कही जहां पर स्थिति खुद ही विस्फोटक है। वहीं मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रधानमंत्री फैसला करें। तो इसके क्या मायने निकाले जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार हर स्थिति के लिए तैयार है, लॉकडाउन हटता है तब भी, लॉकडाउन रहता है तब भी। बिल्कुल मिलकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था बैठक में कि प्रधानमंत्री जो फैसला लेंगे हम उसी बात को मानेंगे। हालांकि उन्होंने एक के बाद एक सभी बातें बताई। किस तरह उन्होंने 20 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी की है, लेबर रिफॉर्म को लेकर आए हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी था। इसके अलावा जो 2,34 लाख किसानों को जो उन्होंने 2-2 हजार रुपए किस्तें आई है उसके बारे में उन्होंने बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो उत्तर प्रदेश के ग्रीन जोन है वहाँ उद्योग शुरू कर दिए गए, ऑरेंज जोन है वहाँ केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से काम किया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश दोनों परिस्थितियों में तैयार है, लॉकडाउन खुलता है तो भी और लॉकडाउन बढ़ता है तो भी। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसला प्रधानमंत्री करेंगे और आप जो भी करेंगे उसको हम मानने को तैयार है, कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कई सारी चीजों को प्रधानमंत्री को अवगत कराया, चाहे किसानों की मंडी की बात हो, गेहूं खरीद की बात हो, गो संरक्षण स्थल की बात हो या शेल्टर होम की बात हो। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश को जो 23 करोड़ जनता का सूबा है वह हर स्थिति से निपटने को तैयार। और मुख्यमंत्री ने लगभग आधे घंटे तक प्रधानमंत्री को अपनी बातें बताई और कहा कि आपने जो आदेश किया था वो पूरा किया गया और आगे भी हम उसको करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल। और जो मुद्दे थे अजीत, और जो मुद्दे थे उनमें श्रमिकों का मुद्दा भी था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों का मुद्दा भी उठाया, और साथ ही प्रधानमंत्री ने आर्थिक मोर्चे पर भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मांग की उनके राय को लेकर। देखिए, बिल्कुल श्रमिकों का मुद्दा उठाया मुख्यमंत्री ने और ये भी कहा कि 9 लाख श्रमिकों को हमने क्वारंटीन किया था, 7 लाख लोगों को घर भेजा है, 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार हमें देना है। आज 12 मई से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओडीओपी जो लोन है मेले लगाए जाएंगे श्रमिकों को रोजगार देने के लिए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो बड़ा मुद्दा था श्रमिकों को उसके बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। और ये भी कहा गया कि अब हम तैयार हैं दोनों परिस्थितियों में, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को आगे ले जाना है, श्रमिकों को रोजगार देना है, तो सरकार उन सभी कामों को कर रही है जो करना चाहिए। फिलहाल प्रधानमंत्री के ऊपर यह फैसला योगी आदित्यनाथ ने छोड़ा कि जो फैसला आपका होगा वही हमारी सरकार उत्तर प्रदेश मानेगा। जी अजीत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ये भरोसा दिला रही है, इस कॉन्फिडेंस में है कि जो भी परिस्थितियां होंगी, लॉकडाउन हटाया जाए या लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाए, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है दोनों ही परिस्थितियों में हालात को संभालने के लिए। इधर लॉकडाउन के 50 दिन बाद जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही है। आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 15 स्पेशल ट्रेन चलेंगी जिससे आम लोग अपने घरों तक पहुंच सकेंगे। सिर्फ कंफर्म ऑनलाइन टिकट वालों को ही ट्रेन में घुसने की इजाजत होगी। वेटिंग और आरएसी टिकट नहीं मिलने वाली है। तत्काल, करंट रिजर्वेशन और किसी भी तरह की रियायत भी रेलवे इन ट्रेनों में नहीं देने वाला।
जिन्हें ट्रेन से जाना होगा उन्हें स्टेशन तक पहुंचने के लिए अलग से कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी। कंफर्म टिकट ही पास का काम करेगी। यात्रियों के स्टेशन के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। किसी भी तरह के कोरोना के लक्षण नहीं मिलने पर ही उन्हें यात्रा की इजाजत दी जाएगी और यात्रियों के लिए मास्क पहनने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी होगा। यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर 90 मिनट, कम से कम 90 मिनट पहले पहुंचना होगा। साथ ही रेलवे का टिकट खुद की आईडी से ही बुक करना होगा। पहली ट्रेन नई दिल्ली से मडगांव के लिए सुबह 11:25 पर रवाना होगी। इस स्पेशल ट्रेन में राजधानी के बराबर किराया लगेगा और इसलिए सभी ट्रेनों में सिर्फ एसी कोच ही हैं। स्पेशल ट्रेनों में पेंट्री कार की व्यवस्था नहीं है। बुकिंग खुलने के शुरुआती 3 घंटे में ही 54,000 लोगों ने टिकट बुक कराए। कई ट्रेनों की पूरी टिकट बुकिंग खुलते साथ ही 10 मिनट के अंदर ही बुक हो गई। तो भले ही ये ट्रेनें सीधे यूपी के किसी शहर ना जा रही हो, लेकिन इन ट्रेनों में कई यूपी के शहरों से भी गुजरेंगी ये ट्रेनें, जिससे यूपी के लोगों को भी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 142 ट्रेनों के जरिए 1,62,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की कोशिश है। अब तक कुल 320 ट्रेनों से 3,75,000 से ज्यादा दूसरे राज्यों से यूपी पहुंच चुके हैं श्रमिक। देखिए, ये स्पेशल ट्रेनें यूपी के इन रेलवे स्टेशनों से रुकेंगी। जिन स्टेशन पर रुकेंगी ये 15 स्पेशल ट्रेन, वो हम आपको बता दें। हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रुकेगी प्रयागराज में। प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल पर रुकेगी। पटना नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल पर रुकेगी। वहीं डिब्रूगढ़ नई दिल्ली की बात करें तो ये भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रुकेगी, कानपुर सेंट्रल पर भी रुकेगी। भुवनेश्वर नई दिल्ली ट्रेन की बात कर ले तो ये भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए कानपुर सेंट्रल होते हुए जाएगी। अगरतला नई दिल्ली ये जो ट्रेन है ये भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कानपुर सेंट्रल होते हुए आगे की ओर बढ़ेगी। जबकि चेन्नई नई दिल्ली जो ट्रेन है वो भी झांसी और आगरा में रुकेगी। सिकंदराबाद नई दिल्ली ट्रेन, बिलासपुर और नई दिल्ली और बेंगलुरु ट्रेन भी रुकेगी झांसी में। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई शहरों से होकर ये 15 स्पेशल ट्रेनें जाएंगी और स्टेशन पर रुकेंगी। अब आपको बता देते, जो नई दिल्ली से जो 15 शहर हैं वो कौन कौन से हैं जहां पर स्पेशल ट्रेन जाने वाली है। तो नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन आज से शुरू हो रहा है। तो ये देख लीजिए, नई दिल्ली से अगरतला और फिर अगरतला से नई दिल्ली, नई दिल्ली से हावड़ा और हावड़ा से नई दिल्ली, इस तरीके से नई दिल्ली से पटना और फिर पटना से नई दिल्ली, नई दिल्ली से बिलासपुर भी जाएगी ट्रेन और बिलासपुर से फिर नई दिल्ली आएगी। वहीं नई दिल्ली से रांची और रांची से नई दिल्ली, कुल 15 शहर जहां से नई दिल्ली से ट्रेनें जाएंगी और फिर वहां से लौटेंगी। 15 जोड़ी ट्रेनों की ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज से इन ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। पहली ट्रेन 11:20 पर निकलेगी मडगांव के लिए नई दिल्ली से और इस तरीके से कुल 15 स्पेशल ट्रेनें, जिनमें पेंट्री कार नहीं होंगी, लेकिन जो तमाम बोगियां वो एसी ही होगी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास की। जो किराया है वो राजधानी के बराबर का किराया है, लेकिन जो लोग जहां जहां फंसे हुए हैं, खासकर लॉकडाउन से पहले जरूरी काम से कुछ लोग थे जो दूसरी जगह गए थे या अब उन्हें जाना है, तो वो इन ट्रेनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किराया थोड़ा ज्यादा है, सहूलियत उतनी नहीं, लेकिन सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। इस बात का ख्याल रखा गया है कि संक्रमण किसी भी लिहाज से ना बढ़े और यही वजह है कि कम से कम 90 मिनट पहले ट्रेन निकलने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने को कहा गया है यात्रियों से, ताकि उनकी प्रॉपर थर्मल स्क्रीनिंग हो सके। सामान कम से कम रखने की नसीहत दी गई है ताकि परेशानी ना हो किसी भी यात्री को, ना ही रेलवे को व्यवस्था में कोई दिक्कत आए। एसी कोच होने के बावजूद भी इन ट्रेनों में आपको बेडशीट, तकिया ये सब नहीं मिलेगा। इसकी व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। खाने की बुकिंग आप पहले करा सकते हैं, वो टिकट से अलग किराया होगा, लेकिन वहां आपको पैक्ड फूड मिलेंगे। बेहतर है कि आप अपना खाना खुद ही लेकर चलें।
इधर सूरत से हजारों श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन देवरिया पहुंची। इस ट्रेन में करीब 1200 कामगार देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, महाराजगंज समेत कई जिलों के थे। ट्रेन से उतरने से पहले सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई। बोगी से एक एक कर सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया, जिसके बाद स्टेशन पर मौजूद डॉक्टर्स की टीम ने इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की, जिसके बाद सभी कामगारों को जिला प्रशासन की ओर से खाने पीने का सामान दिया गया। जब ये श्रमिक बाहर निकले तो उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। सभी ने इस मदद के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। तिरास से आ रही हूँ सर, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ अपने वतन वापस आके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, घर वापसी हो गई मेरी। स्टेशन की व्यवस्था की गई, सजावट की गई, बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है? बहुत सुकून मिल रहा है, यहाँ की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। योगी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे जो गोरखपुर के हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हम लोग का दुख सुख समझे और अपने वतन में वापसी के लिए हम लोग का योगदान दिए। इधर प्रतापगढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। यहां पर अधिकारी तमाशबीन बने रहे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरने के बाद कामगारों में बस पर चढ़ने की होड़ मच गई। श्रमिकों के आगे जिला प्रशासन भी बेबस दिखा। यहां मुंबई से करीब 1200 श्रमिकों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन पहुंची थी और जिसके बाद की स्थिति आप देखिए जरा। हालांकि इससे पहले तक अधिकारियों का दावा यही था कि व्यवस्था मुकम्मल की गई है। जब यात्री यहां पहुंचेंगे, जब श्रमिक यहां पर पहुंचेंगे, अलग अलग बसों के जरिए अलग अलग जिलों तक उन्हें पहुंचाया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही यात्री पहुंचे, जैसे ही श्रमिक यहां पर पहुंचे, बसों को लेकर कंफ्यूज दिखे कि किस बस में किसे चढ़ना है, जिसके बाद यहां भगदड़ की स्थिति दिखी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद जरूर थे, लेकिन काफी देर तक तमाशबीन ही बने रहे। गुजरात के जामनगर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1600 से ज्यादा प्रवासी कामगार शाहजहांपुर पहुंचे। इनके स्वास्थ्य की जांच के बाद उन्हें बसों के जरिए उनके गृह जनपद की ओर रवाना किया गया। डीएम ने बताया कि अगर कोई श्रमिक संदिग्ध निकलता तो उसे जरूर रोका जाता, क्वारंटीन किया जाता। जनपदों के यात्रियों को यहां से उनका हेल्थ चेकअप करने के उपरांत उनको फूड पैकेट्स, पानी की बोतल्स और आवश्यक चीज़ें देने के उपरांत बसों के माध्यम से उनके संबंधित जनपदों पर भेजा जाएगा और इस तरीके से वहां पर इनको पुनः इनका वहां पर आवश्यकता अनुसार उनको क्वारंटीन सेंटर्स या शेल्टर होम्स में संबंधित जनपद रखेंगे। इधर प्रवासी श्रमिकों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने झांसी से श्रमिक एक्सप्रेस की शुरुआत की है। इससे पहले सभी प्रवासी कामगारों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, फिर इन्हें झांसी रेलवे स्टेशन पर लाकर खाने के पैकेट्स दिए गए, पानी की बोतल्स दी गई। डीएम के मुताबिक झांसी गोरखपुर श्रमिक एक्सप्रेस से 1000 यात्रियों को भेजा गया, फिर इन्हें बसों से अपने अपने जिलों तक भेजा जाएगा। इन लोगों को यहाँ से जाने की ट्रेन की व्यवस्था है और 100 यूपीएसआरटीसी बसेस की व्यवस्था भी है। मुख्य रूप से वही लोग हैं, बहुत सारे लोग जो अपना साधन छोड़ के पैदल भी आ रहे थे, तो फिर यहाँ से ट्रेन की व्यवस्था की गई और जो सरकार अपनी धनराशि से ही इन लोगों को अपना गंतव्य स्थान पर पहुँचा रही है। चालू था तो काम धंधा बंद हो गया था, पैसा कौड़ी नहीं रह गया खाने के लिए, तो इसके लिए हम गाँव आए थे। कैसे चली मुंबई से? बच्चे कितना परेशान बताएंगे? बच्चे परेशान हो गए, ट्रक से चले हम लोग, 3-3 हज़ार रुपया भाड़ा दे के उधर से निकले हैं। ना कोई साधन मिला, ना पैदल चल के आना पड़ा, फिर टेम्पू, फिर पैदल, ऐसा करके किसी तरह यहाँ पहुँचे। बहुत मुसीबत में। क्या वजह थी आपको मुंबई छोड़ना पड़ा? मुंबई ये कोरोना के चक्कर में, वहाँ बहुत बीमारी थी। हाँ, वहाँ जान बचाना भी मुश्किल था। तो एक डर फैल गया था। डर फैल गया था। तो मुंबई का हाल सुना आपने कि वहां जान बचाना भी मुश्किल था, इसलिए वहां से निकलना पड़ा। कभी ट्रकों को 3000 रुपए तो कभी ऑटो में ज्यादा किराया देकर पैदल चलकर किसी तरह यहां पहुंचे और यहां से उत्तर प्रदेश की सरकार इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर लाखों श्रमिकों को उनके घर भेजने की व्यवस्था की है। इन श्रमिक ट्रेनों में पंजाब के पटियाला, लुधियाना में काम करने वाले बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कामगार भी शामिल हैं। ऐसी कई ट्रेनें मुरादाबाद से होकर गुजरी। ट्रेन में सवार यात्रियों को रास्ते में खाने पीने का सामान दिया गया और स्पेशल ट्रेन पर गेट और टॉयलेट को सैनिटाइज भी किया गया। यात्रियों को स्टेशन पर पुलिस और एनजीओ के जरिए बनाए गए मास्क भी दिए गए। इन कामगारों ने मदद के लिए सरकार को धन्यवाद भी दिया।
इधर संत कबीरनगर से खबर आ रही है, बड़ी खबर। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला यहां पर। प्रशासन ने युवक को हॉस्पिटल भेज दिया है। डीएम एसपी ने गांव का दौरा किया और पूरा गांव हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। मुंबई में कोरोना कंफर्म होने के बाद भागने का आरोप है इस शख्स पर, जो कि यहां पहुंचा था और इसका जो कोरोना रिपोर्ट इसकी आई थी वो पॉजिटिव आई थी और वहां मुंबई से भागकर ये पहुंचा संत कबीरनगर और अब इसके पूरे गांव को ही हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है। इस युवक को पुलिस ने हॉस्पिटल भेज दिया है। डीएम एसपी ने पूरे गांव का दौरा करने के बाद हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है पूरे गांव को ही। मनरेगा मजदूरों के खाते में पैसे भेजेंगे सीएम। डीबीटी से करीब 225 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे आज मुख्यमंत्री। सीएम आवास पर ही ये कार्यक्रम होगा। सुबह 9:30 पर वो पैसे ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले भी कई मजदूरों के खाते में मुख्यमंत्री ने पैसे ट्रांसफर किए। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, कितने मनरेगा मजदूर हैं जो कि आज लाभान्वित होंगे? देखिए, बिल्कुल ये काफी बड़ी संख्या और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जो मनरेगा रोजगार सेवक हैं उनके बकाया मानदेय को वितरित करने के मुख्यमंत्री 9:30 बजे डीबीटी के माध्यम से यानी ऑनलाइन लगभग 225 करोड़ रुपए उनके खातों में भेजेंगे। और मैंने कहा, याद होगा आपको कि इसके पहले भी उन्होंने 611 करोड़ रुपए श्रमिकों के खाते में भेजे थे। 1,000 रुपए, उसके बाद दूसरी किस्त भेजी गई, उसके बाद 400 करोड़ रुपए भेजी गई। जो पेंशन योजना थी उसके तहत तो लगातार उन लोगों को जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं या फिर जिनके पास आर्थिक आय का कोई साधन नहीं है, इस लॉकडाउन की अवधि में मुख्यमंत्री आज भी लाखों जो रोजगार सेवक हैं, जो नरेगा सेवक हैं, उनके खाते में मुख्यमंत्री अपना डीबीटी के माध्यम से 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम होगा, उनके खातों में भेजेंगे। इस वक्त उस पर जो ग्राम विकास मंत्री होंगे उनके साथ कई अधिकारी होंगे और सीधे मनरेगा जो मजदूर हैं, नरेगा के रोजगार सेवक हैं, उनके खातों में पैसा भेजा जाएगा आज। तो ये वो मजदूर होंगे जो कि मनरेगा के तहत काम करते रहे हैं और अभी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, उन्हें भी ये पैसे मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल ये महात्मा गांधी मनरेगा ग्राम रोजगार सेवकों के बकाया मानदेय को मुख्यमंत्री वितरित करेंगे। जो मजदूर है उन्हें तो काम भी मिल रहा है, कामगारों को उन्हें पैसा पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन आज जो 225 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री भेजेंगे वो रोजगार सेवक है जो मनरेगा के तहत काम करते हैं, उनको आज ये पैसा वितरित किया जाएगा डीबीटी के माध्यम से। मैंने कहा अजीत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मजदूरों की बात कर रही है और कल भी ये अनाउंसमेंट हुई उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कि जो मजदूर, जो श्रमिक बाहर से आ रहे हैं यानी कि प्रवासी मजदूर, उन्हें भी 1,000 रुपए भरण पोषण भत्ता के रूप में सरकार देगी। सरकार ने बताया कि श्रमिकों को इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे। इस क्रम में अभी तक 32 लाख लोगों को 1,000 रुपए दिए जा चुके हैं। इसके अलावा यूपी सरकार 20 लाख श्रमिकों को रोजगार देने की भी व्यवस्था कर रही है। इस डेटाबेस इस्तेमाल करते हर व्यक्ति के मोबाइल नंबर से, हर व्यक्ति का विवरण से, हर व्यक्ति के स्किल सेट से जो है आगे योजना और मजबूती पाएगी और इसका जो है आगे फायदा मिलेगा। हर व्यक्ति को जो आ रहा है उसको 1,000 रुपया भी मिलेगा। यानी जो भी हमारा कामगार और श्रमिक आ रहा है उसका रजिस्ट्रेशन कराकर उसको 1,000 रुपया जो है प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमको बताने में खुशी इस बात की है कि अब करीब 32 से 33 लाख लोगों को जो है 1,000 रुपये की धनराशि जो है अब तक दी जा चुकी है और काफ़ी मात्रा में ये धनराशि जो गई है इससे बहुत सारे श्रमिकों को, कार्मिकों को लाभ भी मिला है। चलिए रुक कर लेते हैं कोरोना कंट्रोल रूम का, देखते हैं कि हमारे डॉक्टर्स आज क्या सुझाव दे रहे हैं। मेरा नाम ज्योति हल्दर है और मैं कांकेर से हूँ। क्या तांबे के बर्तन के इस्तेमाल से हम कोरोना से बच सकते हैं? मेरा नाम स्वाति है, मैं आरा बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोरोना वायरस किसी मेटल पे कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? मैं राजवीर सोनी मंडला जिले से। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या तांबे के बर्तनों के इस्तेमाल से हम कोरोना से बच सकते हैं? डॉक्टर साहब, मैं निर्मला श्रीवास्तव टाटा नगर से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है आपसे कि क्या तांबे का बर्तन इस्तेमाल करने से कोरोना का डर कम रहेगा? अभी पिछले कुछ दिनों पहले अमेरिकन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च की गई। उसमें आया कि कोरोना की जो आयु है वो तांबे के ऊपर वो 2 से 4 घंटे है केवल,
और अन्य धातुओं पर, खासतौर से स्टील पर, इसकी आयु करीब 2 से 3 दिन तक है और प्लास्टिक पर इसकी आयु करीब 4 से 5 दिन तक है। ग्लास और अलग चीज़ों फाइबर्स पर, टेफ्लॉन पर भी इसकी उम्र करीब 3 से 5 दिन तक पाई गई है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि तांबे से इसको मार सकता है, लेकिन यह अवश्य है कि तांबे पर यह कम देर तक जिंदा रहता है, मुश्किल से 2 से 4 घंटे मैक्सिमम ये जिंदा रहता है। हमारे ट्रेडिशनल तरीका भी है कि हम पुराने समय से लोग तांबे के बर्तनों में पानी रखकर पीते थे और उसमें खाना भी खाते थे। और इसकी एक कारण यह है, इसमें रिसर्च में यह भी आया है कि तांबे के अंदर और जो विषाणु और कीटाणु होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। इसमें जो कॉपर आयरन होता है वो खास तौर से अगर कीटाणु के, विषाणु के सेल वॉल को ख़त्म कर देता है और जो प्लाज्मिड्स होते हैं, डीएनए हैं, उनको भी चेंज कर देता है। तो यह देखा गया है कि जो तांबे के अंदर जो पानी रखा जाता है वो देर तक शुद्ध रहता है। तो तांबे के अंदर पानी या खाना खाने से तांबे के बर्तनों में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही हो सकता है। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रहिए, देश भी सुरक्षित रहेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।